सॉल्व करना है। सवाल है ऑटम 2022 क्वेश्चन 6। टॉपिक है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस। सवाल में लिखा हुआ है यूरेनस लिमिटेड यूएल मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट्स X1 and Y1. Following is the latest information pertaining to X1 and Y1. सेल्स वॉल्यूम 5000 और 2500। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4400-2200। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3000-1500। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 5.4 मिलियन। फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 4.5 million. UL's finance director has suggested that sales of X1 can be increased by spending 300,000 on advertisement. जो फाइनेंस डायरेक्टर है उसने ये कहा है कि जो X1 के हम यूनिट्स अभी बेच रहे हैं, अभी हम X1 के 5000 यूनिट्स बेच रहे हैं, हम इससे ज़्यादा यूनिट्स भी बेच सकते हैं। क्या करके इससे ज़्यादा यूनिट्स बेच सकते हैं? वो बोलते हैं कि अगर 3 लाख रुपए की हमने एडवर्टाइजमेंट करी एंड रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस बाई 5%, और अगर हमने X1 की प्राइजेस को 5% कम कर दिया, उसकी सेलिंग प्राइस 5% कम कर दी। फिलहाल X1 की सेलिंग प्राइस 4400 है। अगर मुझे इस फाइनेंस डायरेक्टर की मैं बात सुनता हूँ और सेलिंग प्राइसेस को 5% कम करता हूँ तो वो हो जाएगा 4400 मल्टीप्लाइड बाई 0.95। हम 4400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.95 से। 4400 को 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4180 बनेगा। यह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 4400 में से माइनस कर दें 4400 का 5%, तो भी ये 4180 बनेगा। ठीक है, तो फाइनेंस डायरेक्टर ये कह रहा है कि राधा देन के 4400 का एक यूनिट बेचें, हम एक यूनिट 4180 रुपए का बेचते हैं। सेल्स वॉल्यूम ऑफ X1 is expected to increase by 20% as a result of adopting his suggestions. तो देखें यहाँ पर पैराग्राफ में 3 बातें हैं। 3 बातें ये हैं कि एक बात तो फाइनेंस डायरेक्टर ने ये बोली है कि आप जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट करो। दूसरी बात उसने ये बोली है कि सेलिंग प्राइस को कम कर दो। और तीसरी बात उसने ये बोली है कि जब चीज़ें सस्ते में बेचोगे और एडवर्टाइजमेंट भी करोगे तो जो सेल्स वॉल्यूम होगा वो 20% से इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर आप 5000 चीज़ें अभी बेच रहे हो, अगर आप 5000 चीज़ें अभी बेच रहे हो तो अब आप 5000 प्लस 5000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, यानी कि अब आप बेचोगे कितनी चीज़ें? 6000 यूनिट्स। 6000 यूनिट्स, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते थे आप कि आप 5000 को मल्टीप्लाई कर दो 1.2 से तो भी 6000 आ जाता है। फिर ए में बोलता है कंप्यूट द एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। पहला पार्ट बोलते हैं एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा, यानी कि अभी जो कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है उसकी कैलकुलेशन करो और अभी जो कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसकी कैलकुलेशन करो। बी में बोलता है एडवाइज यूएल वेदर इट शुड गो अहेड विद हिज सजेशन और नॉट। तो अभी हम एक काम करते हैं कि पहले तो हम एग्जिस्टिंग मौजूदा अभी की वर्किंग करते हैं कि अभी एज ऑफ नाउ अभी मेरे पास जो है ना एग्जिस्टिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स और ब्रेक इवन का सेल्स रेवेन्यू कितना है। अच्छा, ब्रेक इवन का सेल्स रेवेन्यू ढूंढने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए और उसको CS रेशो से डिवाइड करना। और यहाँ पर कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो जब कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच रही होती है तो उसका CS रेशो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कैलकुलेट करने के कुछ मुख्तलिफ तरीके होते हैं।
मैं ज़रा इसको डिटेल में करता हूँ। देखो, एक x1 है हमारे पास, एक y1 है हमारे पास, और एक कंपनी का टोटल है। मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बना लेता हूँ, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हम एक सवाल को मुख्तलिफ तरीक़ों से करें। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू। सर, सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा? जनाब, x1 के आप 5,000 यूनिट्स बेच रहे हो, और x1 का एक यूनिट आप 4400 में बेचते हो, तो 5,000 को 4400 से मल्टीप्लाई करना। और y1 की जब बात करते हो तो आप 2500 यूनिट्स बेच रहे हो, और एक यूनिट जो है ना वो आप 2200 रुपये का बेच रहे हो, तो 2500 को 2200 से मल्टीप्लाई करना। तो हम x1 का सेल्स रेवेन्यू देखते हैं, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 4400, ये आ जाता है 22, और 1 2 3 4 5 6, 22 मिलियन आ जाता है, 22 मिलियन। अच्छा, y1 का क्या आता है भाई? 2500 मल्टीप्लाइड बाई 2200, ये आता है 5.5 मिलियन। 5500,000, और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है 275,000,000,000। सेल्स रेवेन्यू में से हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से आएगी? x1 के लिए आ जाएगी 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 3,000। 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 3,000 जो है वो बन जाएगा आपका 15,000,000,000। 15,000,000,000। और y1 के लिए क्या होगा? 2500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 1500, तो 2500 मल्टीप्लाइड बाई 1500 ये हो जाएगा आपका 375,000,000। 375,000,000। ठीक है जी। अब हम इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाता है 1875,000,000। 1875,000,000। सही है जी। अच्छा, इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। x1 की क्या है, x2 की क्या है, और ओवरऑल पूरी कंपनी की क्या है। तो x1 की बात करते हैं तो 22 में से 15 माइनस किया, यानी कि 7 मिलियन। 7 मिलियन की कंट्रीब्यूशन जो है ना, 7 मिलियन की कंट्रीब्यूशन x1 की है। y1 की बात करते हैं तो 55,000,000,000 माइनस 375,000,000,000, तो 175, और फिर 40, 175,000,000,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास टोटल क्या आता है? टोटल 275,000,000,000 माइनस 1875,000,000, यानी कि ये आ जाते हैं 875,000,000। 875,000,000। सही है। अच्छा, एक सवाल आया कि सर हमें तो x1 के चेंजेस का बोला हुआ है, तो हम y1 की वर्किंग क्यों कर रहे हैं? बेटा देखो, जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ते हो ना तो आप उसके हिसाब से चलते हो। उसने जो बोला है वो करते हो। उसने आपको ये बोला हुआ है कि मुझे एग्जिस्टिंग, और फिर एक प्यारा सा लफ्ज यूज किया हुआ है, ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब पूरी कंपनी। एग्जिस्टिंग, ओवरऑल, ब्रेक इवन, सेल्स रेवेन्यू एंड मार्जिन और सेफ्टी। इसका मतलब ये हो गया कि पूरी कंपनी का हमें बताना है, तो ये पूरी कंपनी की कंट्रीब्यूशन आ गई। अच्छा, अब अगर सी एस रेशो कैलकुलेट करते हैं ना, जब हम सी एस रेशो कैलकुलेट करते हैं पूरी कंपनी का, तो हम पूरी कंपनी के कंट्रीब्यूशन की वैल्यू को पूरी कंपनी के सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड कर देंगे। तो 875,000,000 डिवाइडेड बाई 275,000,000,000,
और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 31.82% आएगा। 31.82%। ये 31.82% आएगा। ये पूरी कंपनी का CS रेशियो है। सर क्या इसको कैलकुलेट करने का कोई और तरीका भी था? हाँ, हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम रेशो देख लेते कि किस रेशो में चीज़ें बिकती हैं। देखिए, अगर X1 की 5,000 चीज़ें बिकती हैं तो Y1 की 2,500 यानी कि आधी चीज़ें बिकती हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसके 2 यूनिट्स बिकते हैं तो इसका 1 यूनिट बिकता है। इस रेशियो में चीज़ें बिक रही हैं ना, 2:1 के रेशियो में बिक रही हैं। अगर X1 के 2 यूनिट्स बिकते हैं तो Y1 का 1 यूनिट बिकता है। फिर 4, 2, 6, 3, इसी तरह से ये 5,000 और 2,500 आया। तो हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, कि हम जो है ना वो सेलिंग प्राइस का इस्तेमाल करते थे। X1 Y1 दो चीज़ें हैं हमारे पास। X1 की जो सेलिंग प्राइस है वो 4,400 है। Y1 की जो सेलिंग प्राइस है वो 2,200 है। इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते। X1 की 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 3,000 है। Y1 की 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 1,500 है। उससे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आ जाते। 4,400 माइनस 3,000 यानी कि 1,400, और 2,200 माइनस 1,500 यानी कि 700। ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास X1 और Y1 का रेशियो क्या है। तो X1 और Y1 का जो रेशियो है वो 2:1 का है। तो आप CS रेशियो पूरी कंपनी का ढूंढने के लिए इस रेशियो का इस्तेमाल करते। आप बोलते कि देखो भाई, अगर दो चीज़ें इसकी बिकती हैं तो एक चीज़ इसकी बिकती है। अच्छा, CS रेशियो में ऊपर कंट्रीब्यूशन होती है और नीचे सेल्स रेवेन्यू। तो आप यूँ बोलते कि भाई दो चीज़ें X1 की बिकती हैं ना, तो वो 1,400 रुपये के हिसाब से कंट्रीब्यूशंस देती हैं। और जब दो चीज़ें X1 की बिकती हैं तो एक चीज़ Y1 की बिकती है जो कि 700 की कंट्रीब्यूशन देती है। यानी कि ये 3 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन आ गया कंपनी के, जिसमें से 2 यूनिट्स X1 के और 1 यूनिट Y1 का है। दूसरा, डिनोमिनेटर में फिर क्या लिखते हैं? हम ये लिखते हैं कि भाई 2 यूनिट जब X1 के बिकते हैं तो X1 का 1 यूनिट 4,400 का बिकता है, और जब Y1 का 1 यूनिट बिकता है तो वो 2,200 रुपये का बिकता है। यानी कि इस रेशो में हमने जो है वो CS रेशो ढूंढ लिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर पहले मैं इसकी अमाउंट्स लिख दूं, 2 × 1,400 प्लस 1 × 700, यानी कि ये ऊपर आता है 3,500, और नीचे क्या आता है 2 × 4,400 प्लस 1 × 2,200, नीचे आता है 11,000। तो 3,500 डिवाइडेड बाई 11,000, ये आपका जो है ना वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.81%, 818 यानी कि 82% ही आ रहा है। आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। मैं क्योंकि आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो मैं हर चीज़ करना चाहता हूँ, डिटेल में सवाल करना चाहता हूँ। जो सवाल पेपर में शायद आप 10 या 15 मिनट में ख़त्म करोगे, मैं उसको आधे पौने घंटे में करवाता हूँ। लेकिन इसलिए कि उसकी हर बात आपके सामने पड़ी हुई हो। ये वाला मेथड तब यूज़ करना ज़्यादा फीजिबल है, वायबल है, बेनिफिशियल है, जब आपके पास कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ हो। और दूसरा वाला मेथड जो है ना, वो आसान तब है जब डेटा जो है वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो। जिस तरह इस सवाल में आपको सेलिंग प्राइस वगैरह सारी चीज़ें और रेशो भी पता है, तो आपको इतनी बड़ी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल मैंने दोनों मेथड से किया क्योंकि हम लर्निंग कर रहे हैं, हम चीज़ें सीख रहे हैं। अच्छा, अब उसका क्या सवाल था? कंप्यूट दी एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। अच्छा सर, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू के लिए या तो आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढो और उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो, ये एक तरीका हमने पढ़ा था। और दूसरा तरीका हमने पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट को CS रेशो से डिवाइड कर दिया जाए।
दोनों तरीके सेम आंसर देंगे। देखिए, एक तो तरीका है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करने का, कि आप कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट हो उसको कंपनी के CS रेशो से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी है? अगर हम टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करें ना, तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 5.4 मिलियन के हैं और फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स 4.5 मिलियन के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 5400,000 और 4500,000 टोटल 9.9 मिलियन की फिक्स कॉस्ट की अमाउंट है। तो हम एक तरीका ये यूज कर सकते हैं कि हम 9.9 मिलियन लें और इस 9.9 मिलियन को डिवाइड कर दें CS रेशो से, जो कि 31.82% है। तो अगर हम इसको 31.82% से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है तकरीबन 3,112,508 3,112,508। ठीक है जी, या आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू आ जाता है। सर, जो दूसरा आपने तरीका बताया था, क्या हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। उसमें आपको कंट्रीब्यूशन पर पैकेट वाले कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ता, शायद आप लोगों को याद हो, याद ना हो तो मैं याद करवा देता हूँ। देखें, एक तो ये आ गया ना आपका ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। मैं एक ही सवाल को बहुत सारे तरीकों से सॉल्व करूंगा, आपकी प्रैक्टिस करवानी है मुझे। तो ये 3,111,2,508 ये इस तरीके से आया कि फिक्स कॉस्ट को CS रेशो से डिवाइड किया। अच्छा, अब एक और तरीका, कंट्रीब्यूशन पर पैकेट। कंट्रीब्यूशन पर पैकेट, सर ये क्या था? बेटा, ये कुछ इस तरह से था कि हमें ये पता है कि अगर कंपनी 2 यूनिट्स X1 के बेचती है, ठीक है सर, प्लीज मेथड 1M2 लिख दें। अच्छा, चलो मैं यहाँ पर मेथड 1 लिख देता हूँ। कोई गलती नहीं है आयशा, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई गलती नहीं है। आपको क्यों लग रहा है गलती है? अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर पैकेट का कॉन्सेप्ट ये था कि आपके पास जो है ना, वो 2 यूनिट्स अगर आप X1 के बेचते हो तो एक यूनिट से 1400 की कंट्रीब्यूशन आती है, तो 2 यूनिट से 2800 की। और जब आप 2 यूनिट्स उसके बेचते हो तो एक यूनिट जो है वो आपका Y1 का बिकता है, जो आपको 700 की कंट्रीब्यूशन देता है। यानी कि अगर मैं कंपनी में 3 चीजें बेचता हूँ, अगर मैं कंपनी में 3 चीजें बेचता हूँ तो 2 X1 की होती हैं और एक Y1 की होती है। और इन 3 चीजों से आने वाली मुकम्मल कंट्रीब्यूशन 1400 इंटू 2 प्लस 700 इंटू 1, 1400 इंटू 2 प्लस 700 इंटू 1, यानी कि 3500 रुपए की कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, अगर मैं कंपनी में 3 चीजें बेचता हूं तो उन 3 में से 2 चीजें X1 की होती हैं और एक चीज Y1 की होती है, और मेरी जो कंट्रीब्यूशन पर पैकेट आती है वो 3500 रुपये आती है। सही है? अच्छा, अब आप ये जान गए कि भाई कंपनी अगर 3 चीजें बेचेंगी तो उसमें 2 X1 होंगे और एक Y1 होगा और टोटल 3500 रुपये की कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी। अब आप ब्रेक इवन पॉइंट इन पैकेट्स निकाल सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट इन पैकेट्स के लिए आप फिक्स कॉस्ट को यानी कि 9.9 मिलियन को कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से डिवाइड कर दो, यानी कि 3500 से डिवाइड कर दो। तो 99000000 डिवाइडेड बाई 3500, ये कितने पैकेट्स बनते हैं? तकरीबन 2829 पैकेट्स बनते हैं। 2829, और हर पैकेट में 2 X1 होते हैं, हर पैकेट में 2 X1 होते हैं। तो 2829 पैकेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, और हर पैकेट में एक Y1 होता है, तो 2829 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि लगभग 2829 मल्टीप्लाइड बाई 2
यानी कि 5658 यूनिट्स X1 के, ठीक है जी, और 2829 यूनिट्स Y1 के। या आपने क्या किया, पैकेट्स को यूनिट्स में कन्वर्ट करा, यानी कि आपने ये भी बता दिया कि भाई इतने यूनिट्स X1 और Y1 के बिकते हैं तो कंपनी ब्रेक इवन पर होती है। अब आपके पास जब यूनिट्स आ गए तो आप क्या कर दो, आप बोलो कि सर X1 के 5658 पैकेट्स बिकते हैं तो कंपनी ब्रेक इवन पर होती है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर ज़रा एक वर्किंग करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। देखिए ज़रा गौर से सुनिएगा, X1 के अगर 5658 पैकेट्स बिकते हैं, एक यूनिट बिकता है, या सॉरी एक यूनिट 5658 यूनिट्स बिकते हैं और एक यूनिट 4400 का बिकता है, तो इससे आने वाले सेल्स रेवेन्यू 5658 इंटू 4400, 24895200, 24895200। और Y1 के 2829 यूनिट्स और एक यूनिट बिकता है 2200 रुपये का, तो 2829 इंटू 2200, ये आ जाता है 6223800, 6223800, 6223800। इन दोनों को ऐड करो, तो 24895200 और 6223800, ये आ जाता है 3111900, 3111900। अच्छा, अब जो है ना, बच्चे घबरा जाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पर आंसर 3112508 आ रहा है और यहाँ पर आंसर 3111900 आ रहा है। तो देखो, अगर आप एक्सेल पर कंप्यूटर में फॉर्मूले पुट कर 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 सॉल्व करते तो बिल्कुल सेम आंसर आता। जब हम मैन्युअली काम करते हैं और इतनी बड़ी वैल्यूज होती हैं तो इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, ये कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, जब आप थोड़े बड़े होगे, थोड़े पैसे कमाना शुरू हो जाओगे ना, तो आप बोलोगे 1000 रुपये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आप CACC की आर्टिकल्स में जाते हो, कंपनियों का हिसाब किताब करते हो ना, तो बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है 4 5 6 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन का हिसाब में डिफरेंस आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं BMI। मैंने तो ऑडिट किया है ना, आप लोग अभी उस फेज से गुजरोगे। BMI का क्या मतलब होता है? BMI का मतलब होता है बीइंग माइनर इग्नोर्ड। यानी कि कंपनीज के हिसाब किताब में कभी कभी जब हम ऑडिट करते थे और हमारे हिसाब से कोई अमाउंट होनी चाहिए 555555 या 500 मिलियन, और कंपनी के हिसाब से वही अमाउंट 499 मिलियन बन रही है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस हम बोल देते थे यार 1 मिलियन का ही तो फर्क है। अभी आप लोगों को क्यों लग रहा है 1 मिलियन? इसलिए क्योंकि अभी आप बेटा, आप उस फेज से निकलोगे। इंशाल्लाह आप लोग उस फेज से जब निकलोगे ना, तो आपको समझ में आएगी कि ये फर्क मामूली सा है। दोनों आंसर्स पर आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे विदाउट एनी डिडक्शन। अगर आप देखो तो डिफरेंस यहाँ पे है कितना, 3111900 में से अगर मैं माइनस कर दूं 31112 508, तो ये कोई 6500 का, 6492, 6492 का डिफरेंस आ रहा है, 6492 का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ। अरे एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है। जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो ना होने के बराबर का डिफरेंस है। ठीक है, जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो ना होने के बराबर का डिफरेंस है।
तो इससे आप परेशान ना हो। अच्छा, मैं दोबारा से ज़रा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं। देखें, एक तो हमने जो मेथड नंबर 1 किया वो बड़ा सिंपल था कि हमने फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो से डिवाइड किया। जब हमने फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। दूसरा वाला जो मेथड है उसमें हमने पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढा। वो कैसे ढूंढा? वो इस तरह से ढूंढा कि हमें पता था कि भाई x1 का एक यूनिट 1400 की कंट्रीब्यूशन देता है, y1 का एक यूनिट 700 की कंट्रीब्यूशन देता है। और जब x1 के दो यूनिट्स बिकते हैं, जब x1 के दो यूनिट्स बिकते हैं तो y1 का एक यूनिट बिकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चीजें बिक रही हैं ना वो 2:1 के रेशियो में बिक रही हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये लिख लिया कि भाई अगर मैं तीन चीजें बेचता हूँ, अगर मैं तीन चीजें बेचता हूँ तो दो चीजें x1 की होती हैं और एक y1 की होती है, और मुझे 3500 रुपए की कंट्रीब्यूशन मिलती है। यानी कि अगर मैं तीन चीजें बेचूंगा 3500 की कंट्रीब्यूशन, फिर तीन चीजें बेचूंगा 3500 की कंट्रीब्यूशन, फिर तीन चीजें बेचूंगा 3500 की कंट्रीब्यूशन। इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर पैकेट। यानी कि कंपनी के हिसाब से एक पैकेट में तीन चीजें हैं, दो x1 और एक y1, और जब हम ये तीन चीजें बेचते हैं तो 3500 रुपए की कंट्रीब्यूशन मिलती है। अब हम देख लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन पैकेट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन पैकेट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन पैकेट्स का क्या मतलब है भाई? हम ये देख लेते हैं कि कितने पैकेट्स बेचेंगे तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पर होंगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फिक्स कॉस्ट को जो कि 9.9 मिलियन है डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से जो कि 3500 है। तो हमें पता चल गया 2829 पैकेट्स बेचेंगे तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पर होंगे। अच्छा, क्योंकि हर पैकेट में दो x1 है तो इसका मतलब 5658 यूनिट्स बिकेंगे x1 के, और y1 जो है उसके 2829 यूनिट्स बिकेंगे। और फिर हमने क्या किया भाई, एक यूनिट x1 का 4400 का बिकता है तो इसका सेल्स रेवेन्यू ये हो गया, और y1 का एक यूनिट 2200 का बिकता है तो इसका सेल्स रेवेन्यू ये हो गया। तो ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू 3,119,000 आ गया। क्लियर है? ये हमने क्या किया, ये हमने पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढा। अगर कोई बोलता ना कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढो तो आंसर होता x1 के 5658 यूनिट्स और y1 के 2829 यूनिट्स। ये हमने पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढा। जब हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढ लिया 5658 और 2829, तो उसको हमने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर कर, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर कर टोटल सेल्स रेवेन्यू ढूंढ लिया, और इसका आंसर ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू वही आ रहा है जो ऊपर हमने निकाला था। अच्छा, अब जरा यहाँ पर एक और चीज डिस्कस कर लूं। देखिए, मेथड नंबर 2 में हमने क्या किया सर? मेथड नंबर 2 में आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाला। जब आपने यूनिट्स निकाल लिए तो उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर कर उसको ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में कन्वर्ट करा। ऐसा ही करा ना? मेथड नंबर 2 में हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाला। जब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ गया तो उस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को मैंने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आ गया। यही किया ना हमने? अच्छा, एक और आप चीज कर सकते थे अगर किसी सवाल में जरूरत पड़े, वो ये कि अगर कभी ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू या इन रुपीज आपको दिया हुआ हो तो उसको भी आप यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज हो और उस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज को हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें। दोनों चीजें हो सकती हैं, यूनिट से रुपीज में भी जा सकते हो और रुपीज से यूनिट्स में भी आ सकते हो। अभी ये जो कंट्रीब्यूशन पर पैकेट से पैकेट्स निकालना, पैकेट्स को रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, इससे हमने यूनिट्स में आए और यूनिट से फिर हमने उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो रेवेन्यू में आए। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि रेवेन्यू से यूनिट्स पर आए। मिसाल ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इस सवाल में हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट किया। ये रहा 3,111,2508। अगर कोई मुझे ये बोलता कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू है इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करना सिखाओ, बताओ, करो,
तो ये काम भी हो सकता था। अभी तो हमने क्या किया, अभी तो हमने यूनिट्स को सेल्स रेवेन्यू में कन्वर्ट किया। ऐसा भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो अब देखते हैं पहले ही वाली चीज कैसे होगी। पहली वाली चीज सॉरी दूसरी वाली चीज देखें। हम क्या करेंगे, हम रेशो देखेंगे, किस रेशो में चीजें बिक रही हैं। सर अगर एक्स वन के 2 यूनिट्स बिकते हैं, एक्स वन के 2 यूनिट्स बिकते हैं, तो वाई वन का 1 यूनिट बिकता है। यानी कि अगर मैं सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट ढूंढूं, सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट का मतलब ये है कि अगर एक्स वन की 2 चीजें बिकती हैं 4,400 वाली, तो वाई वन की एक चीज बिकती है 2,200 वाली। यानी कि अगर कंपनी टोटल 3 चीजें बिकती हैं, तो 4,400 इंटू 2 प्लस 2,200 इंटू 1, कंपनी का 11,000 रुपीज का सेल्स रेवेन्यू होता है। ये बात समझो। हमने ये देखा कि यार अगर कंपनी 3 चीजें बेचती है ना, अगर कंपनी 3 चीजें बेचती है तो उससे कितना सेल्स रेवेन्यू आता है। अच्छा, 3 चीजों का क्या मतलब है, 3 चीजों का मतलब है एक्स वन वाली 2 चीजें और वाई वन वाली एक चीज। अगर कंपनी तीन चीजें बेचती है अगर कंपनी 3 चीजें बेचती है, 2 चीजें एक्स वन वाली और एक चीज वाई वन वाली, तो इस तरह से 11,000 बन जाता है। समझ में आई बात। 11,000 कैसे बनता है भाई, अगर कंपनी 3 चीजें बेचती हैं तो 2 एक्स वन होते हैं 4,400 वाले, और एक वाई वन बेचती है 2,200 वाला, तो 11,000 का सेल्स रेवेन्यू होता है। अच्छा, अब आप क्या करो, अब आप ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स रेवेन्यू है ना, 3,1,1,1,2,508, इसको आप डिवाइड कर दो सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट से। इसको डिवाइड कर दो सेल्स रेवेन्यू पर पैकेट से। तो आप करो 3,1,1,1,2,508 डिवाइडेड बाई 11,000। क्या आता है आंसर? आपका आंसर आ रहा होगा तकरीबन 2,828। 2,828 आ रहा। 2,828। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3,1,1,1,2,508 का जो सेल्स रेवेन्यू है, जो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू है, उस पर कंपनी 2,828 पैकेट्स बेच रही होती है। और अब एक्स वन के कितने यूनिट्स होंगे? सर हर पैकेट में 2 एक्स वन होते हैं, और हर पैकेट में एक वाई वन होता है। तो 2,828 इंटू 2 यानी कि 5,656, और 2,828 इंटू 1 यानी कि 2,828। ठीक है, एक्स वन के यूनिट्स हैं 5,656, वाई वन के यूनिट्स हैं 22,828। तो आपने देखा, आप यूनिट्स में भी जा सकते हो। सर वापस से डिफरेंस आ रहा है, 2-2 यूनिट का, 1-1 यूनिट का, ओलो मुन्नो, इसकी कोई बात नहीं है, मसला नहीं है। इतना डिफरेंस आता है भाई, इतना आता है यार। आप मिलियंस की बातें कर रहे हो, सही है। आप घर का सौदा खरीदने नहीं जा रहे हो कि 100 रुपए में से 10 रुपए के इधर गए, 20 रुपए के इधर गए। देखो, आपके पास पिछले मेथड के हिसाब से यूनिट्स बन रहे थे 5,658, यहाँ पर बन रहे हैं 5,656। आपके पास पिछले मेथड के हिसाब से वाई वन के यूनिट 2,829 बन रहे थे, यहाँ पे 2,828 बन रहा है। तो उसका कोई मसले की बात ही नहीं है। इतना डिफरेंस हो सकता है, इतना डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है, इतना डिफरेंस मौजूद हो सकता है, उसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करो। तो सवाल की पहली रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, ये हमने कर लिया। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स भी पूछ रहा था। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कैसे निकालते हैं? सर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सर उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल यूनिट्स
माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। सही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालना है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज नहीं निकालना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू नहीं निकालना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स निकालना है। तो उसके लिए आप एक्चुअल यूनिट्स में से ब्रेक इवन यूनिट्स को माइनस करते हो, और वो आपको ये बताता है कि आप अभी ब्रेक इवन पॉइंट से कितना आगे हो, ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ज्यादा सेफ रीजन में हो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ज्यादा आप सेफ रीजन में हो, वो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता रहा होता है। सही है ना। तो हमें जो कैलकुलेट करना है ना, हमें कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स को हमें कैलकुलेट करना है। सही है जी। अच्छा, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जनाब यहाँ पर आपके पास जो X1 है, उसके आप अभी कितने यूनिट्स बेच रहे हो सर? 5000। X1 के ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कितने यूनिट्स बेच रहे हैं सर? 5 6 5 6। सर क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव में आ सकता है? हाँ सर, ये क्या बता रहा है, ये भी देखते हैं। आ कितना रहा है ये देखो, 656। अच्छा, Y1 के लिए क्या आ रहा है? Y1 के लिए आ रहा है 2500 माइनस 28 28। यही है ना एक्चुअल यूनिट्स और ब्रेक इवन यूनिट्स। तो ये आ रहा है आपका 328 नेगेटिव। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव भी आ सकता है, आ रहा है ना। देखो, अगर पॉजिटिव होता है ना, वो ये बताता है कि ब्रेक इवन पॉइंट से आप कितना सेफ रीजन में हो, आगे हो, कितनी आपकी बचत है, ये हमने डिस्कस किया था। नेगेटिव क्या बता रहा होगा? क्या आप अभी ब्रेक इवन पॉइंट पर भी नहीं पहुंचे हो? आप तो उससे भी पीछे हो। भाई पहले तो आप कोशिश करो कि X1 के 656 यूनिट्स और Y1 के 328 यूनिट्स मजीद बेचो, तब जाकर आप ब्रेक इवन पॉइंट पर आओगे, और फिर आप जो है वो आगे फर्दर यूनिट्स बनाओगे तो प्रॉफिट्स कमाओगे। आई बात समझ में? ठीक है। देखो, अभी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स जो है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव ये सजेस्ट कर रहा है कि अभी तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पर भी नहीं पहुंचे। अगर कंपनी X1 के 5656 और Y1 के 2828 यूनिट्स बेचेगी, अगर कंपनी X1 के 5656 और Y1 के 2028 यूनिट्स बेचेगी, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी तो आप X1 के 5000 और Y1 के 2500 यूनिट्स बेच रहे हो एक्चुअली, इसका मतलब आप तो ब्रेक इवन पॉइंट से भी पहले हो, यानी कि करंटली आप लॉस वाली पोजीशन में हो। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो नेगेटिव आ रहा है, वो ये बता रहा है कि भाई अभी तो और मजीद यूनिट्स तुमने बेचने हैं, ताकि पहले तो तुम कहाँ पहुंचो, पहले तो तुम ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचो, तुम तो उससे भी पहले हो। और ये आप प्रूव भी कर सकते हो कि अभी आप लॉसेस में हो। सर कैसे? देखो, मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ना आपके सामने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने अभी बनाया है, कंट्रीब्यूशन जो है ना हमारा, वो है 875 और 1 2 3 4 4 जीरो। 875 1 2 3 4 जीरो।
और जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, जो फिक्स कॉस्ट है वो 9.9 मिलियन है। तो इसका मतलब ये हो गया 875,000,000 माइनस 99,000,000। अभी आप 115,000,000 के लॉसेस में हो। अभी आप 115,000,000 के लॉसेस में हो। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस आता है ना। आई बात समझ में। अभी तो जनाब हम लॉसेस वाली दुनिया में मौजूद हैं। 875,000,000 माइनस 99,000,000 115,000,000। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। क्या कर रहे हैं, एक जीरो ज्यादा डालिए क्या। 875, 1 2 3 4 माइनस, इतना ज्यादा लॉस है क्या, 99,000 और फिर 000 115,000,000। हाँ, एक जीरो यहाँ ज्यादा डाल दिया। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। यहाँ पर जाकर आपका पार्ट ए सॉल्व होता है। कोई मसला। अच्छा, अब पार्ट बी। पार्ट बी बोलता है एडवाइज यूएल वेदर इट शुड गो अहेड विद हिज सजेशन और नॉट। यानी कि ये जो आपके पास फाइनेंस डायरेक्टर है ना, यूएल फाइनेंस डायरेक्टर है सजेस्टेड दैट सेल्स ऑफ X1 कैन बी इंक्रीज बाय स्पेंडिंग 300,000 on advertisement and reducing selling price by 5%. Sales volume of X1 is expected to increase by 20% as a result of adopting his suggestions. उससे कुछ मशवरे दिए। सवाल हमसे पूछता है कि यार अगर हम इसके मशवरों पर अमल करते हैं, इसके मशवरों पर अमल करना चाहिए या नहीं, ये पूछ रहा है सवाल। इसके इस बंदे के मशवरों पर हमें अमल करना चाहिए या अमल नहीं करना चाहिए, सवाल हमसे ये पूछ रहा है। अच्छा, अब देखो इस पार्ट को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। पार्ट बी को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, और वो दो मेथड सर क्या हैं। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन जो है ना वो ये है कि आप देखो कि आपको अभी कितना नुकसान हो रहा है। ये तो हमने कैलकुलेट किया ना, करेंटली कितना लॉस है, 115,000,000 है ना। हम देखते हैं कि अगर इसके मशवरे मान लिए, अगर हम इसके मशवरे मान लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। अगर हम इसके मशवरे मान लेते हैं, अगर हम इसकी बात सुन लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। सही है ना। मेथड नंबर वन क्या है, मेथड नंबर वन में आप ये देख लो कि अभी क्या कमाई या क्या नुकसान हो रहा है, और इसके मशवरे मानकर क्या कमाई या क्या नुकसान होगा। तो चले हम पहले मेथड नंबर वन से करते हैं। ठीक है, अगर हम मेथड नंबर वन से करेंगे ना तो Y1 में कोई चेंज नहीं है, Y1 में कोई चेंज नहीं है। Y1 के 2500 यूनिट्स ही बिकेंगे, Y1 का एक यूनिट 2200 का ही बिकेगा, Y1 के एक यूनिट की 1500 रुपए की ही वेरिएबल कॉस्ट होगी। और Y1 के जब सारे यूनिट्स बिकेंगे तो उससे आने वाली जो टोटल आपके पास कंट्रीब्यूशन होगी वो यही होगी जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी है, 1 2 3 4 5 यहाँ एक कॉमा, यहाँ एक कॉमा। देखो जब हम इसके मशवरों पर अमल करेंगे तो चेंज कहाँ आएगा, चेंज सिर्फ X1 में आएगा, Y1 में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, X1 में क्या चेंज आएगा, X1 में एक चीज तो ये आएगा कि अब 4400 के बजाय हम X1 का एक यूनिट 4180 में बेचेंगे, और ऐसा करने से X1 के 6000 यूनिट्स बिकेंगे। अच्छा, अब जरा यहाँ पर देखें X1 में क्या होगा। X1 की नई सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी,
4180। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज है? नहीं सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वही रहेगी। कितनी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रहेगी 3000। तो इसका मतलब ये हो गया कि y1 का एक यूनिट की जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी अब? 4180 माइनस 3000। x1 का एक यूनिट जो है वो अब 1180 की कंट्रीब्यूशन देगा। बात समझ में आई? सेलिंग प्राइस कम कर दोगे, वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही रहेगी, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1180 हो जाएगी। अच्छा, अब x1 के कितने यूनिट्स बिकना शुरू हो जाएंगे? उसने बोला कि जब ऐसा करोगे तो x1 के 5 नहीं बल्कि 6000 यूनिट्स बिकेंगे। तो अगर 6000 यूनिट्स बिकेंगे तो x1 से आने वाली टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? अगर 6000 यूनिट्स बिकेंगे तो x1 से आने वाली जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 1180 मल्टीप्लाइड बाई 6000, यानी कि 7080 7080 बात समझ में आई? देखो, अगर हम उसका मशवरा मानेंगे, अगर हम उसका मशवरा मानेंगे तो अब एक चीज 4180 की बिकेगी, वेरिएबल कॉस्ट 3000 ही होगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1180 कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और 6000 यूनिट्स बेच रहे हो तो x1 से आने वाली कंट्रीब्यूशन हो जाएगी 7080। अच्छा, कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगी? यानी कि x1 और y1, x1 और y1 दोनों की टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी? सर, अब दोनों की टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगी वो 7080 वाली और ये वाली ना 1750 y1 वाली। यानी कि सर पूरी कंपनी की अब जो कंट्रीब्यूशन होगी ना वो 7080 और 1750 विच इज 8830 हो जाएगी। 8830 आती है कल में बात? 8830 हो जाएगी, ठीक है? ये टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल है सर, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं आएगी? बेटा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 3 लाख रुपए की है। खुद बताओ, क्या वो फिक्स्ड है या वेरिएबल? फिक्स्ड है ना बेटा, वेरिएबल कैसे हुई? मैं एक जगह पर अखबार में इश्तिहार दे रहा हूँ 3 लाख रुपए का, तो वो तो बस मैंने 3 लाख रुपए का एक फिक्स खर्चा कर दिया ना। ऐसा थोड़ी है कि वो मेरी दुकान पे आएगा, हाँ भाई तुम मेरे इश्तिहार की वजह से ज्यादा चीजें बेच रहे हो तो तुम ज्यादा पैसे दो, कम चीजें बिके तो तुम कम पैसे देना, और तुम इश्तिहार दो ना मेरे अखबार में, ऐड दो और चीजें ना बिके तो नहीं देना पैसे। वेरिएबल थोड़ी है, फिक्स्ड है ना। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप इनकर करते हो और उसका यूनिट से ताल्लुक नहीं होता, चीज बिके ना बिके। तो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है। ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, अब हमें इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। हाँ, अब फिक्स कॉस्ट में क्या क्या होगा? अब फिक्स कॉस्ट में 5.4 मिलियन भी होगा, 4.5 मिलियन भी होगा और 3 लाख भी होगा। फिक्स कॉस्ट में 5.4 मिलियन भी होगा, पहले से था। 4.5 मिलियन भी होगा, पहले से भी था। और 3 लाख रुपए वो जो एड दिया है, एडवर्टाइजमेंट दी है, उसके भी होंगे। यानी कि अब ये 9.9 मिलियन बन रहा था ना पहले, उसमें 3 लाख ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 1020 और फिर 4 जीरो, 102000। तो अब क्या होगा? 8830 माइनस 102000। कोई गलती कर दी क्या मैंने? एक मिनट। 5400 प्लस 4500 प्लस 3000 1020 और फिर 4 जीरो, 1020 और फिर 4 जीरो, एक और जीरो आएगा। अच्छा, 8830 000 माइनस 1020
फिर 0 0 0 0, तो ये पहुंच गया 1 3 7 0 0 0 0। तो भाई अब तो इतना लॉस होगा, अब तो इतना लॉस होगा। पहले भी नुकसान हो रहा था, पहले भी नुकसान हो रहा था, अभी भी नुकसान हो रहा। क्या मुझे ये डायरेक्टर की बात माननी चाहिए? मुझे तो लगता है नहीं माननी चाहिए। क्यों? नुकसान तो पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा, तो क्यों नहीं माननी चाहिए? 1 3 7 0 0 0 0 माइनस 1 1 5 0 0 0 0। मेरे नुकसान में 2 लाख और 2 2 0 1 2 3 4 2,20,000 रुपए का नुकसान और बढ़ जाएगा, है ना? इतने से ज्यादा लॉस होगा। देखो लॉस पहले भी हो रहा था, लॉस पहले भी हो रहा था, इसीलिए उसने अपने मशवरे दिए। लेकिन यहाँ पे तो नजर आ रहा है कि अगर मैंने इसके मशवरों पर अमल कर लिया तो भी नुकसान है, और ज्यादा नुकसान है, और ज्यादा नुकसान है, पहले जितना नुकसान होता था उससे भी ज्यादा नुकसान है। तो भाई मुझे तो लगता है कि इसको नो बोलना चाहिए, ना कह देना चाहिए। इसको हमें जो है वो मना कर देना चाहिए, इसको हमें जो है वो नो बोल देना चाहिए, इसको ना कह देना चाहिए। इसको बोलना चाहिए नहीं भाई, आप अपने मशवरे अपने पास ही रखें, हमारा तो नुकसान और बढ़ जाएगा, तो हम ये काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 1 में क्या किया भाई? आप करंट करंट प्रॉफिट या लॉस को करंट प्रॉफिट या लॉस को कंपेयर करो। किससे कंपेयर करो? प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट या लॉस के साथ। ठीक है, ये एक मेथड था। अब दूसरे मेथड पर आओ। दूसरा मेथड जो होता है ना, उसमें आप क्या करते हो? उसमें आप देखते हो चेंजेस क्या है, तब्दीलियां क्या है, इंक्रीमेंट्स क्या है, बदलाव कहाँ का आ रहा है। कैसा बदलाव सर? बदलाव ऐसा कि जनाब कहाँ कहाँ तब्दीलियां आ रही हैं, और उसको सिर्फ कंपेयर कर लो। कैसे सर? देखो, क्या Y1 में कोई चेंज है? जल्दी जल्दी बताओ। क्या Y1 में उसकी सेलिंग प्राइस में, उसके सेल्स रेवेन्यू में, उसकी वेरिएबल कॉस्ट में, उसकी कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज है? नो सर, कोई चेंज नहीं है। क्या X1 में कोई चेंज है? क्या X1 में कोई चेंज है? हाँ सर, X1 में चेंज है। X1 की सेलिंग प्राइस भी चेंज हो रही है, X1 के नंबर ऑफ यूनिट्स भी चेंज हो रहे हैं, और उसकी वजह से X1 की कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो रही है। अच्छा, क्या चेंज आ रहा है सर? पहले X1 की कंट्रीब्यूशन होती थी 7 मिलियन, पहले X1 की कंट्रीब्यूशन होती थी 7 मिलियन, पहले X1 की कंट्रीब्यूशन होती थी 7 मिलियन। अच्छा, मैं अगर कंट्रीब्यूशन ले लूंगा ना, तो इसमें सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का चेंज आ जाएगा। पहले X1 की कंट्रीब्यूशन 7 मिलियन होती थी, अब कितनी होती है? अब कितनी होती है सर? अब 70 80 0 0 0 होती है। इसका मतलब ये हो गया कि एक फायदे की बात है, एक फायदे की बात है कि एक्स वन की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू 80,000 से इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल फायदे की बात है। देखिए, जितनी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी उतना प्रॉफिट भी ज्यादा होगा ना। जितनी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही प्रॉफिट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो एक फायदे की बात है, और वो फायदे की बात यह है कि X1 में जो सेलिंग प्राइस और सेल्स के यूनिट्स का चेंज आया है, उसकी वजह से 80,000 रुपए की कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी। दूसरा चेंज क्या आया है? दूसरा चेंज क्या है सर? दूसरा चेंज ये आया है कि जो मेरी फिक्स कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट, वो 3 लाख से बढ़ जाएगी। क्या यही चेंज है? हाँ सर, यही चेंज है। तो भाई अगर एक जगह पर तुम्हें 80,000 का फायदा हो रहा है और एक जगह पर 3 लाख का नुकसान हो रहा है,
तो नेट तो तुम्हें 2,20,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, तुम्हारे प्रॉफिट्स जो हैं वो 2,20,000 से कम हो जाएंगे। बात समझ में आई? देखो ये इससे मैच कर रहा है। इस केस में आपने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं बनाना, लेकिन अकल और दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना। आपने ये देखना है बदलाव कहाँ का आया और उन बदलावों का नेट नतीजा क्या है। तो आप देखें दोनों मैच कर रहे हैं। आप इधर भी ये देखकर कि भाई मुझे 80,000 के फायदों में 80,000 का इजाफा है, नुकसानात में या खर्चों में या एक्सपेंसेस में या कॉस्ट में 3 लाख का इजाफा है, तो नेट तो 2,20,000 से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा होगा। मैं अगेन नो बोल दूंगा। देखिए ये जो क्वेश्चन हमने करा है बहुत चीजें डिस्कस करी हैं इसमें, बहुत कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करें। पेपर के हिसाब से ये 7 मार्क्स का या 15 मिनट का सवाल है, लेकिन आप लोगों को मैंने इस सवाल में बहुत आप लोगों का दिमाग खोला है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं, और मैं एक्सपेक्ट भी ये करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें ना सवालों की, तो इसी तरह से सोच सोच कर, अच्छा अगर यूं हो तो ये होगा और ये होगा तो यूं होगा, सोच सोच कर करें। इससे आपको फायदा होगा। आप जो है वो इसको सोच समझ सकोगे और फिर आप मुख्तलिफ सवालात के मुख्तलिफ सिनेरियोज को हैंडल कर सकोगे। ये रिक्वेस्ट होगी मेरी कि इस वीडियो लेसन को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखें और सेम सवाल को 2-3 बार सॉल्व करें।